एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मेरी कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। और कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो चलिए सुनाते हैं आज की नई कहानी। और आज की नई कहानी है आंचल के छाँव में। मुझे आज भी वह दिन याद है जब कोर्ट में मैंने अपने पहले केस जीता था। मैं उस दिन बहुत खुश थी। सब मुझे पहली सफलता पर बधाई दे रहे थे और मेरा मन अपने अपनों का मिलन के लिए तड़प रहा था। मैं यही सोच रही थी कि वह पल कैसा होगा जब मैं माँ बाबूजी को एक खुशी की खबर सुनाऊंगी। आज मैंने अपने और उनके ख्वाबों को पूरा कर दिया है। उस दिन पहली बार मुझे मुंबई से विदिशा का सफ़र बहुत लंबा लग रहा था। उस पल को याद करके आज भी उसकी यादों में खो जाती हूँ। उस दिन जब मैं घर पहुँची थी, माँ, बाबूजी और अपने छोटे भाई आयुष का वे खुशी से खिलखिलाता चेहरा आज भी नहीं भूल सकती। मैं, बाबूजी, सुमन की माँ, देखो सुमन आ गई है। सुमन, सुमन, तुमने पहले क्यों नहीं खबर दी कि तुम आ रही हो? माँ, अगर मैं पहले खबर कर देती कि मैं आ रही हूँ, आज मेरे अचानक यहाँ आने से आपके चेहरे पर जो खुशी है उसको मैं मिस कर देती। माँ, बाबूजी, मैं आपको आज इस तरह यहाँ अचानक आकर बहुत बड़ी खुशी की खबर सुनाना चाहती थी। आज मैंने आपको और अपने सपनों का पहला मंजिल पार कर लिया है। सच सुमन? हाँ बाबूजी, आज मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला केस जीत लिया। बाबूजी, आज आपकी बेटी मुंबई जैसी बड़ी सिटी में एक सफल वकील के रूप में पहचानी जाने लगी है। मैं बता नहीं सकती बाबूजी, आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ, मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं सपनों में जी रही हूँ, जब सब लोग मुझे मेरी सफलता की बधाई दे रहे थे। उस वक्त बस मेरी आँखों में आपका ही चेहरा घूम रहा था। मैं अब माँ इस सफलता को अपने हाथों से छूटने नहीं दूंगी। मैं और मेहनत करूंगी, अपने आप को ख्वाबों की नई मंजिल पर पहुंचाऊंगी। सुमन, हमें तुम पर गर्व है, हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। हाँ बेटा, मुझे उम्मीद है कि हमारी बेटी अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। मेहनत करके अपनी मेहनत और लगन से सफलता की हर दिन नई मंजिल को पाएगी। माँ, बाबूजी, मुझे आपके इस विश्वास की ज़रूरत है। बेटा, हमारा विश्वास और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बाबूजी, आप सारा आशीर्वाद दीदी को ही देंगे तो मुझे क्या मिलेगा? आयुष तो बहुत नटखट हो गया है। क्या सुमन और तुम हमारे लिए अलग हो? तुम दोनों ही तो हमारे जिगर के टुकड़े हो। सुमन दीदी, मैं बता नहीं सकता हूँ। कल जब आपने मुझे यहाँ आने के बारे में, अपनी पहली सफलता के बारे में बताया तो मैं कितना खुश था, लेकिन मैं अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। और मैं कल से माँ बाबूजी के सामने नहीं आ रहा था। कहीं उनसे सब कुछ बता दिया तो आपसे किए वादा का क्या होगा? दीदी, आज मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं, जिसकी आपको बचपन से तमन्ना थी। हाँ आयुष, तू ठीक कहता है। मैं उस मुकाम को ज़रूर हासिल करूँगी जिसके पास तेरे जैसा प्यार करने वाला भाई और इतना ज़्यादा प्यार करने वाले माँ बाबूजी हों। वह कैसे अपने जीवन में हार माने। सच, वे दिन कितने खूबसूरत थे जब मेरी खुशियाँ मेरे साथ थे। अपनों के प्यार के साए में दिन कब गुजरते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन मेरी ज़िंदगी ऐसा भी आएगा जो मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। वह दिन मेरी ज़िंदगी के बिखरे हुए अरमानों को अधूरी सच्चाई बन के रह गया। वे अरमान जो राधा ने अपनी ज़िंदगी के लिए सजाए थे, वे दिन आज भी भूल नहीं सकती हूँ। जब मैं अपनी घर की बालकनी में बैठकर चाय पी रही थी कि अचानक मेरी निगाह राधा के घर की तरफ गई। मैंने देखा वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, वे सब देखकर मेरा दिल न जाने क्यों घबरा रहा था। सुबह से ही वैसे ही कुछ बेचैनी हो रही थी। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं सीधे माँ के पास गई। माँ, आज राधा के घर बाहर इतनी भीड़ क्यों है? क्या बात है? माँ, आप चुप क्यों हैं? बोलिए न, क्या बात है? आज सुबह से वैसे मेरा दिल घबरा रहा है। बताइए न, क्या बात है? सुमन, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? मैं सुबह से तुम्हें ये बात बताना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे अपनी मजबूरी को तुम्हारी दोस्ती पर हावी होने दे रही थी।
सुमन राधा नहीं रही, वे हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आप राधा के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? हाँ सुमन, यही सच है। अपने आप को संभाल लो। लेकिन माँ, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कहीं ये सब आपने मुझे बाबूजी की वजह से तो नहीं छुपाया? सुमन, तुम तो ये अच्छी तरह से जानती हो, तुम्हारे बाबूजी कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे परिवार का कोई सदस्य मेहता परिवार से रिश्ता रखे। वे आज भी नहीं चाहते हैं हमारे परिवार का कोई भी सदस्य उस घर में जाए। लेकिन माँ, बाबूजी को इतना कठोर नहीं बनना चाहिए। दादाजी को मेहता परिवार से दुश्मनी थी, वह इस दुश्मनी को कब तक निभाएंगे? अब तो मेहता अंकल भी नहीं रहे। उन्होंने और बाबूजी ने तो अपनी खानदानी दुश्मनी को कायम रखा। लेकिन आप जानती हैं, मैंने और राधा ने कभी इस दुश्मनी को नहीं माना था। इसीलिए तो बचपन से राधा मेरी सबसे अच्छी सहेली थी। माँ, मैं राधा के घर जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? हाँ सुमन, राधा को शुरू से मैंने अपनी बेटी की तरह माना है। उस दिन उस दिन मैं और माँ के साथ राधा के घर गई। मेरे आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। अभी 2 साल पहले ही तो राधा को हमने बड़े प्यार से दुल्हन बना के इस घर से विदा किया था, और आज मैं राधा को इस तरह देख रही हूँ। उस दिन मैं वहाँ से किसी तरह घर आ गई थी। गमों से भरे इस पल में हजारों सवाल ऐसे थे जो मेरे दिलो दिमाग में घूम रहे थे। गायत्री माँ ही थी जो मुझे इन सवालों का जवाब दे सकती थी। सुबह फिर मैं आयुष के साथ गायत्री माँ के पास गई। गायत्री माँ, मुझे बताइए, इन 2 सालों में ऐसा क्या हुआ जो मेरी हंसती खिलखिलाती राधा मौत के आगोश में सो गई? बेटा सुमन, राधा को जब हमने खुशी खुशी इस घर से विदा किया था तो हमने नहीं सोचा था जिसके साथ हम राधा को विदा करें वह एक अच्छा इंसान नहीं है। वे एक ऐसा इंसान है जो दौलत के लालच में किसी भी हद तक जा सकता है। बेटा, जब से राधा की राकेश से शादी हुई थी तब से वे उसे हमेशा पैसे के लिए सताता था। वे ये जानता था कि राधा हमारी इकलौती बेटी है, इसीलिए हमारी सारी खुशियाँ उसी से जुड़ी है, हमारी सारी संपत्ति भी उसी की है। फिर भी वे हमेशा पैसे के लिए सताता था। एक दिन इस सदमे में राधा के बाबूजी नहीं रहे, इसीलिए उस दिन राधा ने मुझे अपनी कसम दी कि मैं राकेश को पैसा ना दूं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वे कसम एक दिन मेरी राधा की जान ले लेगी। 4 महीना पहले जब राधा यहाँ आई तो बहुत बीमार थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया। मैं सोचती थी अपनी बेटी की ज़िंदगी में आने के बाद शायद राधा ठीक हो जाए, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। वे अपनी मासूम बच्ची को रोता बिलखता मेरी गोदी में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। गायत्री माँ, आप रो नहीं। सुमन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं राधा के बिना कैसे जीऊँगी। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। गायत्री माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं हूँ ना, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं राधा की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन माँ, आप ही तो कहती हैं ना, राधा और मैं एक दूसरे की परछाई हैं। माँ, आज राधा नहीं है तो क्या, आपकी सुमन तो है ना आपके पास। उस पल मैं गायत्री माँ को समझा तो रही थी, लेकिन उस वक्त मैं खुद अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि गायत्री माँ मेरे आंसू देखे, इसलिए मैं उनके पास के घर जाने के लिए उठी। थोड़ी दूर ही बढ़ी थी कि मैंने देखा एक पलंग पर एक बच्ची सो रही है। उसका चेहरे कपड़े से ढका था। वह राधा की बेटी थी। मैं चाहती थी मैं उसके चेहरे से कपड़ा हटाकर देखूं वह कैसी दिखती है, मेरी राधा की बेटी। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैं उसे देख लूं, और मैं घर आने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि उस बच्ची ने नींद में जो हाथ चलाया तो उसके चेहरे से कपड़ा खुद ब खुद हट गया। शायद वो बच्ची भी नहीं चाहती थी कि मैं उसे बिना देखे जाऊं, और फिर मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाई और जाकर उसके पास बैठ गई और उसके नाजुक से कोमल हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे देखती रही। इतने में गायत्री माँ ने मुझसे आके कहा, सुमन, गायत्री माँ ये राधा की बेटी है। हाँ सुमन, ये राधा की बेटी परी है। जब राधा की घर बेटी हुई थी तो राधा तुम्हें बहुत याद कर रही थी। सुमन मुझसे अक्सर कहा करती थी, राधा कभी तुम्हारे घर बेटी हो तो उसका नाम परी रखना।
गायत्री माँ, मैं तो राधा से ये भी कहती थी कि वे मेरी हर खुशी गम में मेरा साथ देगी, लेकिन आज जब मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी आई तो मुझसे अकेले छोड़कर इतनी दूर क्यों चली गई। उस दिन के बाद से परी को वो मासूमियत मुझे अपनी तरफ खींचती ही चली गई। मैं दोनों परिवार के बीच की दुश्मनी को भुलाकर अक्सर राधा के घर जाती और गायत्री माँ के साथ परी का ख्याल रखती। परी की मासूमियत को अपने आंचल के छांव में खिलाते हुए दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला। अब मुझे मुंबई भी वापस जाना था। मैं माँ बाबूजी से मिलने के बाद आखिरी बार गायत्री माँ से मिलने जाना चाहती थी। माँ बाबूजी, मैं जा रही हूँ। बाबूजी, मैं जानती हूँ राधा के घर जाकर मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और मेरी आँख में आंसू आ गए। नहीं सुमन, तुम मत रो। तुम जानती हो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, मेरी बेटी कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से मैं उसे कभी अपनी बाबूजी या किसी और के सामने शर्मिंदा होना पड़े। बेटा, तुमने जो किया ठीक किया। दुख में किसी के काम आना ही इंसानियत है। बाबूजी, आपने ऐसा कहकर मेरा दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। सुमन, तुम चाहो तो जाते जाते गायत्री जी से मिल सकती हो। सच बाबूजी? अच्छा, मैं चलती हूँ। घर से मैं गायत्री माँ के पास गई। गायत्री माँ ये जानकर बहुत दुखी थी कि मैं जा रही हूँ। सुमन, तुम जा रही हो, कहीं तुम भी चली गई तो मैं कैसे जीऊँगी। गायत्री माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं आपके पास जीने की उम्मीद छोड़कर जा रही हूँ। नहीं सुमन, अब मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊँगी। नहीं गायत्री माँ, ऐसा मत कहिए। आपको जीना है परी के लिए, उसकी खुशी के लिए। सुमन, मैं परी के लिए जीना चाहती हूँ, लेकिन गमों ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। मैं इस तरह नहीं जी पाऊँगी। सुमन, तुम मुझसे एक वादा करो, कभी मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी परी का ख्याल रखेगी, क्योंकि मुझे अपने बाद एक तुम ही हो जिस पर पूरा भरोसा है। गायत्री माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको भी बहुत जीना है। आपको तो हमारी परी को अपने हाथों से दुल्हन बनाना होगा। देखिए, अब मेरे जाने के बाद ऐसा मत सोचना और अपना और परी का ख्याल रखना। मैंने आयुष को कह दिया कि वे आता जाता रहेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मैं गायत्री माँ के घर से निकली ही थी कि मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी, सुमन। अविनाश, तुम यहाँ? हाँ, मैं। तुम तो मुझे भूल ही गई थी। नहीं अविनाश, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? हमारी मंगनी के बाद तुम पहली बार विदिशा आई और मुझसे मिले बिना ही वापस जा रही हो। मैं कितनी बार तुमसे मिलने घर गया, तुमसे मुलाकात नहीं हो पाई। अविनाश, ऐसा मत कहो। जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने तुमसे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं था, इसलिए हम नहीं मिल पाए। आज देखो, किस्मत ने हमें मिला ही दिया। मैं इस तरह से मुंबई वापस आ गई, लेकिन मुझे अक्सर परी की चिंता लगी रहती। ना जाने गायत्री माँ अकेले कैसे परी का ख्याल रखती होंगी। आयुष मुझे हमेशा उनकी खबर देता रहता था। मेरे आने के बाद से गायत्री माँ अक्सर बीमार रहती थी। मुझे उनकी चिंता लगी रहती थी। इसके साथ ही मैं अपनी मंजिल पाने के लिए भी मेहनत करते हुए हर एक नई सफलता को हासिल कर रही थी और मेहनत करते जा रही थी। मेरी मेहनत का फल भी मुझे मिल रहा था। एक दिन आयुष का फ़ोन आया, सुमन दीदी, गायत्री माँ बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वे आपसे मिलना चाहती हैं। मैं जब गायत्री माँ से मिलने जा रही थी तो मैंने सोचा, अब जो होने वाला था उस सब से मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आएगा जो मुझे मेरे अपनों से इतना दूर ले जाएगा। आज मैं उनसे मिलने के लिए तड़पती रहूँगी। मैं उस दिन गायत्री माँ से मिलने पहुँची। गायत्री माँ, सुमन तुम आ गई। शायद मेरी सांसें तुम्हें देखने के लिए ही अटकी हुई थी। गायत्री माँ, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं सुमन, अब मैं नहीं रुक सकती हूँ। सुमन, तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगी? मेरी ही नहीं, राधा की भी यही आखिरी इच्छा थी। राधा यही चाहती थी कि उसकी बेटी कभी अनाथ आश्रम में नहीं पले, और मैं भी यही चाहती हूँ, परी मेरे बाद अनाथ आश्रम में नहीं पले।
सुमन, क्या तुम मेरी परी की जिम्मेदारी लेकर उसे माँ का प्यार दोगी? देखो सुमन, इनकार नहीं करना। मैं जानती हूँ एक तुम ही हो जो मेरी परी का माँ का प्यार दे सकती हो, उसको वे सारी खुशियाँ दे सकती हो जिसकी वे हकदार है। सुमन, मैं जानती हूँ तुम परी को बहुत प्यार करती हो, तुम इनकार नहीं करोगे। लेकिन गायत्री माँ, इससे पहले मैं गायत्री माँ से उस दिन कुछ कह पाती हुए परी को मेरी गोद में देकर हमेशा के लिए चली गई। मुझ पर परी की जिम्मेदारी देकर चली गई थी। गायत्री माँ के जाने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। जब से बाबूजी को इस बात का पता चला, वे मुझसे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन अक्सर मुझसे नाराज़ रहते थे। मुझसे बाबूजी की ये बेरुखी सही नहीं जा रही थी और मुझे परी को भी अकेला छोड़ने का दिल नहीं हो रहा था। इसी कश्मकश में दिन ढलते जा रहे थे। एक दिन आयुष ने मुझसे आकर कहा, दीदी कोई वकील साहब आपसे मिलने आए हैं। सुमन जी, मैं गायत्री जी का वकील हूँ, उनकी वसीयत आपके पास लेकर आया हूँ। गायत्री माँ की वसीयत आप मेरे पास क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि सुमन जी, गायत्री जी ने अपनी सारी संपत्ति नातिन परी को नाम की है और जब तक परी बालिग नहीं हो जाती, इस संपत्ति पर परी की पूरी जिम्मेदारी आपके है। अभी परी आपके पास ही है। कभी आप चाहें तो इन कागज़ों पर साइन करके परी की सारी जिम्मेदारियां ले सकती हैं। इस स्थिति में परी कानूनी तौर पर आपकी बेटी कहलाने का अधिकार रखेगी और कभी आप परी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती तो मजबूरन में हमें परी को अनाथ आश्रम में छोड़ना होगा। इस वक्त मेरी आंखों के सामने गायत्री माँ का ही चेहरा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था वो मुझसे कह रही हूँ, सुमन, मुझे उम्मीद है तुम मेरी परी की जिम्मेदारी लेकर उसे एक माँ का प्यार दोगी। सुमन, मैं नहीं चाहती हूँ मेरी परी अनाथ आश्रम में पले। उस वक्त मैंने उन कागज़ों को लेकर उन पर साइन करना चाहा था, लेकिन बाबूजी ने मेरे हाथ से वे कागज़ लेकर फेंक दिए और कहा, सुमन, तुमने बहुत अपने मन की कर ली, लेकिन अब और नहीं, बहुत हो गया। सुमन, तुम नहीं चाहती हो उस घर के लिए। जब भी हमने कुछ अच्छा किया, हमें दुख के सिवा कुछ नहीं मिला। सुमन, तुम नहीं जानती हो उस परिवार के लोगों ने तुम्हारे दादाजी की कितनी तकलीफ दी थी। बाबूजी ने तो हमेशा उस परिवार का भला ही चाहा था, लेकिन उन्होंने बाबूजी को दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। सुमन, मैं नहीं चाहती हूँ तुम उस परिवार की बेटी की जिम्मेदारी लो। मेरे जीते जी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन बाबूजी, दादाजी ने तो हमेशा उस परिवार का भला ही चाहा था। और बाबूजी, पहले जो कुछ हुआ उसमें इस बच्ची का क्या कसूर है? इसे क्यों सज़ा मिले? सुमन की माँ, समझाओ इसे। अभी इसके पास इसका पूरा भविष्य है। अभी इसकी अविनाश से मंगनी हुई है। क्या उसके परिवार वाले इस बच्ची के साथ अपनाएंगे? हाँ सुमन, तुम्हारे बाबूजी ठीक कह रहे हैं। अब तुम्हारा अविनाश से शादी होने वाला है। बेटा, तुम्हारा एक फैसले से सब कुछ ख़त्म हो सकता है। हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। मान लो हमारी बात। बाबूजी ने उस वक्त परी को लाकर वकील साहब को दे दिया। आप ले जाइए इस बच्ची को यहाँ से। हमारी बेटी इस बच्ची की जिम्मेदारी नहीं ले सकती है। परी के जाने के बाद मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। सच तो ये था, मैं नहीं चाहती थी कि परी मुझसे दूर जाए। हाँ, मैं परी की माँ बन के उसके सारी खुशियाँ देना चाहती थी जिसके सपने कभी राधा ने देखे थे। लेकिन ऐसा करके शायद मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने जा रही थी। वह फैसला जो मेरे अपनों और उनकी खुशियों से जुड़ा हुआ था। लेकिन मेरे दिल में एक डर था, कहीं ऐसा ना हो कि परी की खुशियों की खातिर मैं अपनों खुशियों को ना बिखेर दूँ। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परी मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। इसलिए मैंने फैसला लिया था कि मैं परी के बचपन और भविष्य बचाने के लिए वे सब करूंगी जो उसकी माँ राधा करती। और मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर परी की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। मैं जानती थी मेरे एक फैसले से मेरी सारी खुशियाँ मेरे अपने छीन जाएंगे। शायद मैं अविनाश को भी हमेशा हमेशा के लिए खो दूँगी, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। बाबूजी को मेरे इस फैसले से बहुत बुरा लगा। उन्होंने मुझसे कह दिया था
मैं परी और परिवार में से किसी एक को चुन लूं। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या फैसला करूं। मुझे दोनों ही तरफ अपनी हार नज़र आ रही थी। मैं अपने अपनों के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन दूसरी ओर मैं परी को भी इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए मैंने परी को लेकर इस उम्मीद के साथ घर छोड़ने का फैसला किया, एक दिन लौट के दोबारा आऊँगी। आज 4 साल बाद मैं अपने आप से किए उसी वादे को पूरा करते हुए अपनों के पास लौट रही हूँ, इस उम्मीद के साथ बाबूजी अब मेरे जज्बातों को समझ सके और मुझे माफ़ कर दें। मैं बाबूजी को आज एहसास दिलाना चाहती हूँ। आज मैं परी की जिम्मेदारी लेकर बहुत खुश हूँ। आज भी परी मेरे साथ है। वे सुबह से कह रही थी, मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने जब उससे कहा कि हम उसके नाना जी के घर जा रहे हैं तो वे बहुत खुश हुई, और मैं यही चाहती हूँ कि परी इसी तरह से ज़िंदगी में हंसती मुस्कुराती रहे। यादों के साए में चलते चलते हम कब विदिशा पहुँच गए पता ही नहीं चला। मैं परी को गोद में लेकर घर के तरफ बढ़ रही थी। उसके मासूम सवाल कभी मेरे दिल को मुस्कुराते थे तो कभी मेरे दिल को बेचैनी बढ़ाते थे। लेकिन परी के उन सवालों ने मेरे ही दिल में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई थी। मैंने जैसे सोचा था वैसे ही किया। घर पहुंचने के बाद मैंने खिड़की से परी को माँ बाबूजी को दिखाकर कहा, परी देखो वे तुम्हारे नाना नानी हैं। अब आप उनके पास जाओ और मम्मा आपको यहाँ से देख रही है। लेकिन नाना जी को ये नहीं बताना मम्मा यहाँ खड़ी है। मैं बाहर से परी को देख रही थी। किस तरह माँ बाबूजी उसे देखकर हैरान हैं। इतने में वहाँ आयुष आ गया। सुमन दीदी और मेरे गले लगकर रोने लगा। इतने सालों बाद अपने भाई को देखकर मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। बाबूजी ने अंदर से कहा, आयुष कौन है बाहर? चलिए दीदी अंदर। नहीं आयुष, मुझे डर लग रहा है। आयुष ने मुझे हाथ पकड़कर अंदर ले गया। सुमन। परी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मेरी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। बाबूजी, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन बाबूजी मेरी ये पहली गलती है। बाबूजी आज एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दोबारा आपका दिल कभी नहीं दुखाऊंगी। सुमन की माँ इसे कह दो यह यहाँ से चली जाए। 4 साल पहले जब यहाँ से गई थी तो इसने सोचा था कि इसके इस तरह से यहाँ से जाने के बाद हमारा क्या होगा। आज ये यहाँ क्यों आई है? ये देखने हम इसके बिना जिंदा हैं या मर गए? नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए। आपकी बेरुखी मेरे दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं मर जाऊंगी बाबूजी। मैं इस तरह आपसे नाराज़ होकर नहीं जी पाऊंगी। इतने दिन से मैं इस आस पर जिंदा थी कि एक दिन मैं आपके पास आऊंगी और आप मुझे पहले की तरह सीने से लगा लेंगे और मेरी कामयाबी पर मुझे आशीर्वाद देंगे। बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा ना तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं बाबूजी, मैं नहीं जाऊँगी। अब मेरे आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। मुझे इस तरह रोते हुए देख परी भी रोने लगी। परी को इस तरह रोते देखकर मैं एकदम बेचैन होकर उसको अपनी गोद में उठाकर उसको समझाने लगी। परी बेटा, आप क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ बेटा। आप जानती हैं ना मम्मा आपकी आंखों में आंसू नहीं दे सकती। चुप हो जाओ मेरी बच्ची। मम्मा आप भी तो रो रही हैं, आप भी तो चुप हो जाइए। मम्मा हम वापस अपने घर चलते हैं। हाँ बेटा, अब चुप हो जाओ, हम अभी घर चलते हैं। मैंने आखिरी बार माँ बाबूजी के हसरतें भरी निगाहों से देखा और अपनी आंखों में आंसू लिए घर से बाहर आ गई और सीधे राधा के घर गई। परी बेटा, ये आपका घर है। इधर आओ परी, इस तस्वीर को देखो बेटा। ये आपकी माँ है, राधा माँ, और ये है आपके नाना नानी हैं। लेकिन राधा की तस्वीर देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। राधा, मैं हार गई राधा। मैं तुम्हारी बेटी को सारी खुशियाँ नहीं दे पाई हूँ जिससे उसका हक था। गायत्री माँ आपसे किए वादे को नहीं पूरा कर पाई। शायद परी को उसके नाना नानी का प्यार कभी नहीं मिल पाएगा। जिस दिन मैंने राकेश को सज़ा दिलाकर राधा को इंसाफ दिलाया था उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था अब मैं कभी नहीं हार मानूंगी। लेकिन गायत्री माँ, आज मैं हार गई। अपनों से हार गई। मैं हार गई। मैं अब आप
अपने आप को नहीं रोक पा रही थी। आज मैं इतना रोना चाहती थी कि मेरे आंसू के दरिया बन जाए और मैं उसे समा जाऊं। नहीं सुमन, मेरी बेटी कभी नहीं हार सकती। बाबूजी, आप यहाँ राधा के घर में? हाँ सुमन, आज तुमने मुझे यह एहसास दिला दिया, नफ़रत से इंसान कुछ नहीं हासिल कर सकता। तुम जीत गई हो मेरी बेटी। चलो बेटा, अपने घर चलते हैं। बाबूजी, आपने मुझे माफ़ कर दिया, इससे बड़ी मेरे लिए कोई खुशी नहीं हो सकती। सुमन, तुम नहीं जानती हो इन 4 सालों में हमने भी नहीं सुमन तुम नहीं जानती हो इन 4 सालों में हम ही नहीं, कोई और भी तुम्हारे बेसब्री से इंतज़ार किया है। ये उसी का इंतज़ार था जो तुम्हें दोबारा यहाँ ले आया। आओ बेटा, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। ये उसी का प्यार है जिसने आज तुम्हें यहाँ रोका है। अविनाश, मैंने देखा अविनाश परी को अपनी गोद में लेकर खड़ा था और कह रहा था, सुमन, तुमने मुझे यही सिखाया है, अपनों लिए तो सभी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों की खुशी के लिए ज़िंदगी जीता है उसी को ज़िंदगी का सही मुकाम हासिल होता है। तो कैसी लगी कहानी? और ये कहानी की लेखिका हैं सैयद शबाना अली। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।